नमस्कार। आज हमारे पास मनोविज्ञान की दुनिया से दो बहुत ही दिलचस्प कहानियां हैं। पहली कहानी एक भूखी बिल्ली की है जो एक बक्से से बाहर निकलने की जी जान से कोशिश कर रही है। और दूसरी कहानी एक बहुत ही होशियार चिंपांजी की है जो ऊंचाई पर लटके केलों तक पहुंचना चाहता है। सुनने में ये बच्चों की कहानियां जैसी लग सकती हैं, लेकिन ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं। ये 20वीं सदी के दो सबसे प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक प्रयोग हैं। इन दो जानवरों के बर्ताव को देखकर दो बिल्कुल अलग-अलग नजरिए सामने आए कि हम इंसान या कोई भी जीव सीखते कैसे हैं। बिल्कुल। एक नजरिया कहता है कि सीखना धीरे धीरे गलतियां कर करके और बार बार कोशिश करने से होता है, हम्म। जबकि दूसरा कहता है कि नहीं, सीखना तो दिमाग में अचानक जलने वाली एक बत्ती की तरह है, एक आहा मोमेंट। तो आज हम इन सोर्सेज की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि एक बिल्ली और एक चिंपैंजी हमारे सीखने के तरीके के बारे में क्या राज खोलते हैं। आते नहीं है। इन विचारों ने हमारे क्लासरूम को, हमारी आदतें बनाने के तरीकों को और यहाँ तक कि विज्ञापन की दुनिया को भी बदल कर रख दिया है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस विषय को खोलते हैं। हमारे पहले किरदार हैं अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एडवर्ड थॉर्नडाइक और उनकी भूखी बिल्ली। उन्होंने जो सिद्धांत दिया उसे प्रयास एवं त्रुटि यानी ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहते हैं। नाम से ही काफी कुछ साफ हो जाता है। हाँ, नाम ही कहानी बता रहा है। थॉर्नडाइक का मानना था कि सीखना कोई दिमागी जादू नहीं, बल्कि एक बहुत ही मैकेनिकल यानी मशीनी प्रक्रिया है। इसे समझने के लिए उन्होंने एक पहेली पेटी यानी पजल बॉक्स बनाई। ये एक ऐसा लकड़ी का बक्सा था जिसका दरवाजा एक खास लिवर या चिटकनी दबाने से ही खुलता था, और इस बक्से के अंदर उन्होंने एक भूखी बिल्ली को बंद कर दिया। अब बिल्ली को ललचाने के लिए ठीक बक्से के बाहर एक मछली रख दी। जाहिर है भूखी बिल्ली बाहर आने के लिए बेचैन हो गई। वो बक्से में इधर उधर पंजे मारती है, सलाखों को काटने की कोशिश करती है, उछलकूद करती है, मतलब वो हर वो चीज करती है जो उसके दिमाग में आती है। ये सारे प्रयास एक तरह से बेकार थे, लेकिन इन्हीं उल्टी सीधी कोशिशों के बीच अचानक इत्तेफाक से उसका पंजा सही लिवर पर पड़ जाता है और दरवाजा खुलता है और बिल्ली बाहर आकर अपनी पसंदीदा मछली खा लेती है। पहली बार में तो ये सिर्फ एक तुक्का था, लेकिन थॉर्नडाइक की दिलचस्पी यहीं से शुरू हुई। उन्होंने इस प्रयोग को बार बार दोहराया। और यहीं पर सीखने की प्रक्रिया नजर आती है ना? हर बार जब बिल्ली को वापस बक्से में डाला गया तो क्या हुआ? हुआ ये कि बिल्ली ने धीरे धीरे बेकार की कोशिशें कम कर दी। अब वो दीवारों को खरोचने या बेवजह कूदने में अपना समय और ताकत बर्बाद नहीं कर रही थी। उसे धीरे धीरे ये एहसास होने लगा कि एक खास जगह पर पंजा मारने और दरवाजा खुलने के बीच कोई तो रिश्ता है। कई बार दोहराने के बाद एक वक्त ऐसा आया जब बिल्ली को बक्से में डालते ही वो सीधा जाकर लिवर दबा देती थी। एक मिनट, मुझे ये थोड़ा अजीब लग रहा है। थॉर्नडाइक कह रहे हैं कि सीखना मैकेनिकल है, जैसे कोई मशीन काम करती है, लेकिन हम तो इंसान हैं, हमारे पास दिमाग है। क्या उन्होंने बुद्धि की भूमिका को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया? ऐसा लगता है जैसे बिल्ली सोच नहीं रही, बस रट रही है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत में बुद्धि या समझ का रोल बहुत कम है। उनके लिए सीखना एक उत्तेजना यानी स्टिमुलस यानी मछली और एक प्रतिक्रिया मतलब रिस्पॉन्स यानी लिवर दबाने के बीच एक मजबूत कनेक्शन या बॉन्ड बनाने जैसा है। इसीलिए उनके सिद्धांत को संबंधवाद या कनेक्शनिज्म भी कहते हैं। एसआर थ्योरी, हाँ एसआर थ्योरी भी। और ये सिर्फ बिल्ली की कहानी नहीं है, ये उस सोच की शुरुआत थी जिसने 20वीं सदी में अमेरिकी मनोविज्ञान पर राज किया। थॉर्नडाइक ने दिखाया कि व्यवहार को मापा जा सकता है, उसे बदला जा सकता है, और ये विचार क्लासरूम से लेके विज्ञापन की दुनिया तक फैल गया। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब अगर आप सही स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का जोड़ा बना दें तो आप किसी को भी कुछ भी सिखा सकते हैं। सिद्धांत तो यही कहता है, और इसी आधार पर उन्होंने सीखने के 3 मशहूर नियम दिए। पहला है तत्परता का नियम, मतलब लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी सीखने वाला तैयार होना चाहिए। दूसरा है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यानी करत करत अभ्यास के जितना ज्यादा अभ्यास उतना मजबूत कनेक्शन। और तीसरा जो सबसे जरूरी है वो है प्रभाव का नियम, मतलब लॉ ऑफ इफेक्ट। प्रभाव का नियम, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर किसी काम का नतीजा अच्छा यानी संतोषजनक होता है तो हम उस काम को दोबारा करना चाहते हैं। बिल्ली ने लिवर दबाया, उसे मछली मिली। नतीजा अच्छा था तो उसने लिवर दबाना सीख लिया। अगर लिवर दबाने से उसे हल्का सा बिजली का झटका लगता तो वो दोबारा कभी उस लिवर को हाथ नहीं लगाते।
आज आप जो भी ऐप्स इस्तेमाल करते हैं जिनमें पॉइंट्स मिलते हैं या सोशल मीडिया पर जो लाइक का बटन है, वो सब इसी प्रभाव के नियम पर आधारित है। अच्छा महसूस कराओ और लोग वो काम बार बार करेंगे। तो अगर थॉर्नडाइक सही है, तो क्या सीखना हमेशा मेहनत और गलतियों का ही खेल है? क्या कभी ऐसा नहीं होता कि जवाब बस दिमाग में आ जाता है? यहीं पर कहानी में एक नया मोड़ आता है और एंट्री होती है जर्मन मनोवैज्ञानिक वोल्फगैंग कोहलर की। बिल्कुल। कोहलर एक अलग ही स्कूल ऑफ थॉट से आते थे, जिसे गेस्टाल्टवाद या गेस्टाल्टिज्म कहते हैं। गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है पूरा या समग्र रूप। इनका मूल मंत्र था, संपूर्ण अपने अंशों के योग से बड़ा होता है। द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। ये सुनने में थोड़ा भारी लग रहा है, इसे आसान भाषा में कैसे समझ सकते हैं? गेस्टाल्टवाद को समझने का एक आसान तरीका है, जब आप कोई गाना सुनते हैं तो आप अलग अलग सुरों को नहीं सुनते, आप पूरी धुन को महसूस करते हैं। धुन उन सुरों से मिलकर बनी है, लेकिन वो उससे कई ज्यादा है। कोहलर का कहना था कि सीखना भी ऐसा ही है। हम समस्या के टुकड़ों को नहीं, बल्कि पूरी तस्वीर को एक साथ समझते हैं। और यहीं से आता है वो जादुई पल जिसे आहा अनुभव या आहा मोमेंट कहते हैं, जब दिमाग की सारी बत्तियां एक साथ जल जाती हैं। तो कोहलर ने इसे साबित करने के लिए क्या किया? कोहलर ने चिंपांजियों पर प्रयोग किए, जो बिल्लियों से कहीं ज्यादा बुद्धिमान माने जाते हैं। उनका सबसे मशहूर सब्जेक्ट था एक चिंपैंजी जिसका नाम था सुल्तान। सुल्तान को एक बड़े कमरे में बंद कर दिया गया। छत से केले लटक रहे थे, लेकिन इतने ऊंचे कि वो उछलकर उन तक नहीं पहुंच सकता था। कमरे में कुछ खाली बक्से और कुछ छड़ियां भी इधर-उधर बिखरी पड़ी थीं। तो सुल्तान ने भी क्या बिल्ली की तरह उछल कूद और फात पैर मारना शुरू कर दिया? शुरू में तो बिल्कुल वही किया। उसने उछलकर केले पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। फिर जो हुआ वो थॉर्नडाइक की बिल्ली की कहानी से बिल्कुल अलग था। सुल्तान थककर एक कोने में बैठ गया और बस कमरे को घूरने लगा। कभी केलों को देखता, कभी बक्सों को, कभी छड़ियों को। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने दिमाग में कुछ हिसाब किताब लगा रहा है। और फिर आया वो आहा मोमेंट। सुल्तान अचानक अपनी जगह से उठा, सीधा बक्सों के पास गया, उन्हें एक के ऊपर एक रखा, एक छोटा सा टावर बनाया, उस पर चढ़ा और आराम से केले तोड़ लिए। उसने ये काम बिना किसी बाहरी मदद या बार-बार की गलतियों के किया। उसने समस्या के सभी हिस्सों को, मतलब बक्से, केले, अपनी पहुंच, इन सब को दिमाग में जोड़ा और एक समाधान निकाल लिया। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या सुल्तान सच में सोच रहा था, या वो भी बस थॉर्नडाइक की बिल्ली की तरह हाथ पैर मार रहा था और इत्तेफाक से बक्से सही जगह लग गए? हम कैसे जानते हैं कि उसके दिमाग में वाकई कोई आहा मोमेंट आया था? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब कोहलर के प्रयोगों के अगले हिस्से में मिलता है। पहली बात, सुल्तान ने जब एक बार समाधान खोज लिया, तो अगली बार वैसी ही समस्या आने पर उसने उछलकूद में समय बर्बाद नहीं किया। वो सीधा गया और बक्सों का टावर बना दिया। इससे पता चलता है कि ये रटना नहीं, बल्कि समझना था। दूसरी और सबसे दिलचस्प बात, कोहलर ने समस्या को थोड़ा और मुश्किल बनाया। उन्होंने 2 छोटी छड़ियां दी, जो अलग-अलग केलों तक नहीं पहुंच सकती थीं, लेकिन उन्हें आपस में जोड़ा जा सकता था। सुल्तान ने थोड़ी देर सोचने के बाद उन 2 छड़ियों को जोड़कर एक लंबी छड़ी बनाई और केले अपनी तरफ खींच लिए। यह दिखाता है कि वो सिर्फ एक समाधान को दोहरा नहीं रहा था, बल्कि अपनी समझ को नई परिस्थिति में इस्तेमाल भी कर रहा था। कमाल है। तो हमारे पास सीखने की 2 बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें हैं। एक थॉर्नडाइक की दुनिया है, जो धीमी, मशीनी और अभ्यास पर आधारित है, और दूसरी कोहलर की दुनिया है, जो अचानक, दिमागी और समझ पर आधारित है। सही कहा। एक में हीरो अभ्यास है, दूसरे में हीरो बुद्धि है। थॉर्नडाइक के लिए गलतियां सीखने की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा है। आप गलतियां करेंगे तभी सीखेंगे। लेकिन कोहलर के लिए गलतियां करना समय की बर्बादी है। पहले सोचो, पूरी स्थिति को समझो और फिर सही कदम उठाओ। यह तो सोच के स्तर पर एक बहुत बड़ा अंतर है। एक तरफ है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, और दूसरी तरफ है सोचकर सीखना, लर्निंग बाय थिंकिंग। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। एक शिक्षक के तौर पर या एक सीखने वाले के तौर पर, असल दुनिया में इनका इस्तेमाल कैसे होता है? क्या हमें बिल्ली की तरह बर्ताव करना चाहिए या चिंपांजी की तरह? देखिए, ये दोनों सिद्धांत एक दूसरे के दुश्मन नहीं है,
बल्कि एक ही टूल बॉक्स के दो अलग-अलग औजार हैं। सवाल ये है कि किस काम के लिए कौन सा औजार इस्तेमाल किया जाए। थॉर्नडाइक का तरीका वहाँ सबसे अच्छा काम करता है जहाँ हमें कोई आदत डालनी हो या कोई मैकेनिकल स्किल सीखनी हो। जैसे बच्चों को साइकिल चलाना सिखाना। आप उन्हें साइकिल चलाने पर लेक्चर नहीं दे सकते हैं। उन्हें साइकिल पर बैठना होगा, गिरना होगा और बार-बार कोशिश करनी होगी। या फिर टाइपिंग सीखना, गणित के पहाड़े याद करना या किसी वाद्य यंत्र पर अपनी उंगलियां साधना। इन सब कामों में बार-बार का अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। यहाँ ट्रायल एंड एरर का कोई विकल्प नहीं है। मतलब जहां ड्रिल और प्रैक्टिस की जरूरत हो वहां थॉर्नडाइक काम आते हैं। तो फिर कवलर का क्षेत्र क्या होगा? कॉहलर का क्षेत्र है रचनात्मकता, समस्या समाधान और गहरी समझ। जब आप चाहते हैं कि बच्चे रटने की बजाय सोचें, जैसे गणित का कोई मुश्किल सवाल हल करना जहां उन्हें अलग-अलग फॉर्मूले लगाकर देखना होगा कि कौन सा काम करेगा, या विज्ञान का कोई प्रोजेक्ट बनाना जहां उन्हें अपनी कल्पना और तर्क का इस्तेमाल करना पड़े। जब कोई शतरंज का खिलाड़ी अगली चाल के बारे में सोचता है तो वो थॉर्नडाइक की बिल्ली की तरह हर मोहरे को हिलाकर नहीं देखता। वो अपने दिमाग में पूरी बिसात की तस्वीर बनाता है और सबसे अच्छी चाल की सूझ हासिल करता है। मुझे याद है जब मैं पहली बार कोड लिखना सीख रहा था, घंटों तक एक छोटी सी गलती, एक कॉमा या सेमीकोलन ढूंढता रहता था। वो पूरी तरह से थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर था। लेकिन फिर एक दिन अचानक मुझे प्रोग्रामिंग का पूरा लॉजिक, वो इफ देन एल्स का ढांचा समझ में आ गया। वो मेरा आहा मोमेंट था। असल में हम दोनों तरीकों से सीखते हैं। बिल्कुल सही उदाहरण है। कोड की गलतियां ढूंढना बिल्ली का काम है, लेकिन पूरे प्रोग्राम का आर्किटेक्चर समझना सुल्तान का काम है। एक अच्छा सीखने वाला या सिखाने वाला यही जानता है कि कब मेहनत से दोहराना है और कब एक कदम पीछे हटकर पूरी तस्वीर को देखना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई शिक्षक बच्चों को सिर्फ रटवा रहा है तो वो उनके अंदर के सुल्तान को मौका ही नहीं दे रहा। और अगर कोई हर चीज में सिर्फ सोचने को कहता है और अभ्यास नहीं कराता तो वो थॉर्नडाइक के महत्व को नहीं समझ रहा। संतुलन ही कुंजी है। एकदम सही। थॉर्नडाइक की थियरी हमें धैर्य और लगन सिखाती है। वो बताती है कि महान बनने के लिए हजारों घंटे का अभ्यास जरूरी है। वहीं कोहलर की थियरी हमें सिखाती है कि कभी-कभी सबसे मुश्किल समस्याओं का हल ताकत से नहीं बल्कि शांति से बैठकर सोचने से मिलता है। तो आज की इस चर्चा को समेटते हैं। हमने दो बिल्कुल अलग रास्तों से सीखने के रहस्य को समझने की कोशिश की। एक रास्ता था एडवर्ड थॉर्नडाइक का, जो एक भूखी बिल्ली के जरिए हमें बताता है कि सीखना धीरे धीरे, कोशिश और गलती से, और सही काम के लिए मिलने वाले इनाम से होता है। ये सीखने का एक बॉटम अप अप्रोच है। और दूसरा रास्ता था वोल्फगैंग कोहलर का, जो सुल्तान नाम के चिंपांजी के जरिए हमें दिखाता है कि सीखना अचानक पूरी समस्या को एक साथ समझकर और दिमागी सूझबूझ से भी हो सकता है। ये सीखने का एक टॉप डाउन अप्रोच है। और असल जिंदगी में हम सब अपनी जरूरत के हिसाब से कभी बिल्ली बन जाते हैं और कभी चिंपांजी। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर हमारे श्रोता सोच सकते हैं। आज की एआई और मशीन लर्निंग की दुनिया में आपको क्या लगता है, क्या एआई थॉर्नडाइक के मॉडल पर काम करता है जो अरबों डेटा पॉइंट से धीरे धीरे पैटर्न सीखता है, या फिर वो कोहलर के मॉडल की तरह है जिसमें किसी दिन अचानक चेतना या समझ पैदा हो सकती है? हमारी बनाई मशीनें किस रास्ते पर चल रही हैं? ये एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा डरावना सवाल भी है। इसका मतलब है कि ये 100 साल पुराने प्रयोग आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। सोचने के लिए एक बेहतरीन बिंदु।